भारत में एक वक्त पर एक ऐसा परिवार था जिसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो अंग्रेजों और मुगल्स दोनों को लोन दिया करता था। अगर उनकी वेल्थ को आज की करेंसी में ट्रांसलेट किया जाए तो इलोन मस्क की वेल्थ से भी 3 गुना ज्यादा वेल्थ उनके पास थी। एक अनुमान के मुताबिक वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी ज्यादा अमीर थे। ये परिवार था जगत सेठ का। बात साल 1652 की है, जब राजस्थान के नागौर जिले से एक बनिए मानिकचंद का परिवार बंगाल के मुर्शिदाबाद में बिजनेस करने के पर्पज से शिफ्ट होता है। कुछ वक्त बाद मानिकचंद वहां के प्रिंस फर्रुख शायर के संपर्क में आता है। फर्रुख शायर क्योंकि नवाब बनना चाहता था, इसलिए मानिकचंद उसे फाइनेंशियल हेल्प करता है। अब जब फर्रुख शायर नवाब बन जाता है तो फर्रुख शायर और मानिकचंद की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि फर्रुख शायर मानिकचंद को अपना सारा पैसा रखने के लिए यानी कि मैनेज करने के लिए दे देता है। एक तरह से वो मानिकचंद को अपना बैंकर बना लेता है। अब क्योंकि मानिकचंद वहां के नवाब का बैंकर था, इस वजह से लोगों का भी उसमें ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है और बाकी लोग भी उसे अपना पैसा रखने के लिए एज ए बैंकर दे देते हैं। वक्त गुजरता जाता है और मानिकचंद की दौलत और उसका रुतबा पूरी दुनिया में फैल जाता है। उसके पास पूरी दुनिया से फंड आने लगते हैं और वो धीरे धीरे सब बड़े लोगों का बैंकर बन जाता है। इस परिवार की मुगल्स के साथ में इतनी अच्छी उठ बैठ थी कि मुगल्स मानिकचंद को जगत सेठ का खिताब देते हैं। वक्त बदलता है और उसके साथ बदलती है जनरेशंस। मानिकचंद का काम संभालने के लिए आगे आता है उसका भतीजा फतेहचंद और फतेहचंद के बाद उसका काम संभालता है उसका बेटा मेहताब चंद। लेकिन जनरेशन मुगलों की भी बदल रही थी। मुगलों की तरफ से सिराजुद्दौला पावर में आता है। अब क्योंकि सिराजुद्दौला एक नवाब था और बिगड़ा हुआ बच्चा था, तो सिराजुद्दौला मेहताब चंद से कहता है कि वो उसके नवाब बनने के सम्मान में उसे 30 मिलियन रुपए ट्रिब्यूट यानी कि सम्मान के तौर पर पेश करे। मेहताब चंद को उसकी ये डिमांड नागवार लगती है और मेहताब चंद इस डिमांड को पूरा करने से मना कर देता है। तो सिराजुद्दौला उसे अपने दरबार में बुलाता है और उसे बेइज्जत करता है और कहा तो यहां तक जाता है कि वो दरबार में उसे सबके सामने थप्पड़ तक मार देता है। मेहताब चंद को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो एक वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जड़ें भी जमा चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक मौका तलाश रही थी राजनीति में आने का भी। मेहताब चंद को क्योंकि इस बात का पता था तो मेहताब चंद जाकर सीधा मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड रॉबर्ट क्लाइव से। अब रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चालाक अंग्रेज था। मेहताब चंद ने रॉबर्ट क्लाइव को ऑफर दिया कि अगर वो सिराजुद्दौला का राज यहां से खत्म कर दे तो वो रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को 10-10 मिलियन रुपए देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सीधा सा फंडा था कि गद्दी पे उस आदमी को बैठा दो जो आपकी ही सिर्फ बात माने और आप इनडायरेक्टली राज करो। अब बाई चांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा आदमी भी ढूंढ निकाला। उसका नाम था मीर जाफर। अब मीर जाफर क्योंकि नवाब बनना चाहता था तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव आपस में हाथ मिला लेते हैं। ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का। इसके बाद साल 1757 में एक वॉर होती है। इस वॉर को हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। इस बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर मिलकर सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार बंगाल में सिराजुद्दौला को हराकर पावर में आती है और यहां से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक सफर शुरू होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।